मैं आपके लिए वीडियो बनाने में दिल से मेहनत करता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि आप मेरे वीडियो देखते हैं पर लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते, तो सच में बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि मेरी सारी मेहनत अधूरी रह जाती है। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती, तो मैं और क्या कहूँ? बस यही उम्मीद है कि एक दिन आप मेरी मेहनत को समझेंगे और उसका सम्मान करेंगे। यह बहुत तेज है। क्या तुमने सचमुच रक्षा की दूसरी पंक्ति भी तोड़ दी है? एक शांत छोटे से कमरे में जहां चांदनी ठहरी हुई थी, एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे अपनी लंबी दाढ़ी सहला रहा था। उसके कान हल्के हल्के हिल रहे थे, बाहर की हलचल सुनने की कोशिश कर रहे थे। उसने एक गहरी आह भरी और जैसे खुद से बुदबुदाया, यू दाओ। कमरे के दरवाजे पर अचानक एक छाया पड़ी। गुयुआन के एक मजबूत और अनुभवी योद्धा ने भीतर प्रवेश किया। उसने झुककर बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया और गंभीर स्वर में कहा, किक्यू ने ड्रैगन तलवार मास्टर को मात दे दी है। दुश्मन तेजी से बढ़ रहे हैं। मेरा अनुमान है कि वे कुछ ही पल में हमारे घेरे में होंगे। बूढ़े व्यक्ति ने क्षण भर के लिए कुछ सोचा। उसकी दाढ़ी हल्के से कांपी, जैसे चांदनी की ठंडी रोशनी उसमें झलक उठी हो। उसने धीरे से कहा, हाय शांगुआन का नाम, ये समय वास्तव में कठिन है। लगता है कि ये टकराव टालने का कोई उपाय नहीं। गॉड ने सिर झुका लिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, केवल शांत खड़े रहकर सुनता रहा। बूढ़े व्यक्ति ने हल्के इशारे में अपना हाथ उठाया और गार्ड को पीछे हटने का संकेत दिया। उसने अपनी आंखें बंद की, मानो गहरी थकान के साथ। जाओ, उसने शांत स्वर में कहा। अभी भी 1/4 घंटे का समय है। इस बूढ़े को इस थोड़ी सी शांति का आनंद लेने दो। जैसा आप चाहें महाराज। गार्ड ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और अंधेरे में गायब हो गया। कमरे के चारों ओर घना सन्नाटा पसरा था, लेकिन हर कोने पर सैकड़ों योद्धा तैनात थे। वे गंभीर और सतर्क थे, जैसे किसी भी क्षण दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार। महल के दूसरी ओर शांगुआन फेट्यून घात लगाए बैठा था। वह ध्यान से दूर आती हलचल को सुन रहा था, लेकिन उसके होंठों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। हे, उसने हंसते हुए कहा, यह आवाज शायद 3 बुजुर्ग योद्धाओं की है। लगता है वांगफू का जादू उन्हें रोक नहीं सका, लेकिन वे यहाँ इस राजा को हराने आए हैं। कितना हास्यास्पद। उसने अपने बागे की आस्तीन झटकी और अपने सिंहासन पर पीछे टिक गया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक गहरी चमक थी। आओ, आज रात फैसला हो जाएगा कि असली ताकत किसके पास है। तथाकथित 3 सबसे मजबूत तलवारें या ये राजा जो आकाश का सच्चा नेता है। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उनमें एक अदम्य लड़ाई का भाव तैर उठा। परंतु शांगुआन फेट्यून इस बात से अनजान था कि यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। शांगुआन यूलिन ने चालाकी से झूठी खबर फैलाई थी। एक धोखे का जाल बुना था। दुश्मन यहां आ ही नहीं रहे थे। बेवकूफ, क्या आज सुबह लॉर्ड स्वॉर्ड किंग ने हमें स्पष्ट आदेश नहीं दिए थे? चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यहां से हटना नहीं है। इस आवाज और कंपन से क्या लगता है कि लॉर्ड स्वॉर्ड किंग को इसका पहले से पता नहीं था? और वांगफू में जितने भी खास लोग हैं, वे पहले ही गुप्त स्थानों पर भेजे जा चुके हैं। उनका कोई न कोई विशेष उद्देश्य जरूर होगा। पहला पहरेदार गुस्से में बुदबुदाया। दूसरा पहरेदार थोड़ी झुंझलाहट से बोला, तो फिर अगर उन्हें पहले से पता था, तो उन्होंने सामने वाले गार्ड्स को सतर्क क्यों नहीं किया? हमें कम से कम उन्हें रोकथाम के लिए याद दिलाना चाहिए था। पहले ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, क्या तुम समझे नहीं अभी तक? तुमसे बड़े मूर्ख मैंने कभी नहीं देखे। क्या भाई, सामने के गार्ड्स वहां नहीं हैं? हाँ, और यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। दरवाजे के बाहर खड़े ये दोनों पहरेदार दूर से आती हलचल और धरती के कंपन को महसूस कर सकते थे, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ असहायता और थकान थी। हाय, हम जैसे लोग सिर्फ कठपुतलियां हैं, पहले ने हल्के स्वर में कहा। यहां पहरा देना सिर्फ नाम के लिए है। असली खेल तो बड़े लोग खेल रहे हैं। हमें क्या करना है? अगर तलवार राजा ने ध्यान दिया भी हो तो क्या? मरने का आदेश मिलेगा और हम मरने को मजबूर होंगे। हाँ, परिवार का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन अगर हम मना करें तो? दूसरा पहरेदार हल्का सा कांप उठा। उसने अनमने ढंग से सिर हिलाया और धीरे से जवाब दिया, कम से कम आज की ड्यूटी में तो हमारी जान नहीं जाने वाली। बस यही सोचकर संतोष कर रहा हूं। उनकी बातें सुनकर पास खड़े तीसरे पहरेदार ने गहरी खांसी की। धीरे से उनके पास आते हुए उसने कहा, तुम दोनों अपनी जीभ पर काबू रखो। बीमारी और बर्बादी दोनों ही मुंह से निकलती हैं। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुप रहो।
पहरेदारों ने तुरंत सिर हिलाया और चुप हो गए। तभी हल्की सी चीख की आवाज हुई। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और जुओ फैन बाहर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। तीनों पहरेदार एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। जुओ फैन, जो पूरा दिन कमरे में छिपा हुआ था, इस समय क्यों बाहर आ रहा है? आगे बढ़कर एक पहरेदार ने आदरपूर्वक पूछा, मास्टर गू, क्या आप बाहर जाना चाहते हैं? क्या कोई खास बात है? जुओ फैन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बाहर थोड़ी हलचल सुनी तो सोचा देख आऊं। पहले पहरेदार ने चिंतित स्वर में कहा, मास्टर गू, बाहर खतरा है, कृपया अंदर ही रहें, हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। युवा फैन की मुस्कान गहरी हो गई। उसने थोड़ा झुकते हुए कहा, और अगर मैं कहूं कि मुझे बाहर जाना है तो? पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में झिझक और उलझन थी। जुओ फैन की बात जैसे किसी अनकही चुनौती का संकेत दे रही थी। पहले पहरेदार ने साहस जुटाते हुए कहा, मास्टर गू, हम आपके आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी आपकी सुरक्षा है। कृपया हमें मजबूर न करें कि हम सख्ती बरतें। युवा फैन ने तीनों को घूरते हुए एक रहस्यमयी हंसी छोड़ी। उसकी मुस्कान में ऐसा कुछ था जिसने तीनों को असहज कर दिया। तीनों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर इस आदमी के इरादे क्या हैं? अभी तुमने कहा, महल में दो तरह की मौत होती है। सबसे बड़ी उम्मीद है कि कोई अपने कर्तव्य के लिए लड़े और बलिदान दे। जो फैन के स्वर में गहरी गंभीरता थी, जैसे हर शब्द के साथ वह तीनों पहरेदारों के दिलों को परख रहा हो। तीनों पहरेदारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर उलझन और घबराहट का मिला जुला भाव था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जुओ फैन किस ओर इशारा कर रहे हैं। जुओ फैन ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे कर्तव्यों पर गर्व करेगा और आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे बलिदान को याद रखेंगी। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी ठंडक थी, जो तीनों पहरेदारों के भीतर गहराई से उतरती चली गई। उसने हल्की आह भरी और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन सोचता हूं, इस तरह की मौत बेकार है। आखिर साधक को खुद अपने रास्ते चुनने चाहिए, है ना? तीनों ने उसकी बात पर गौर किया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, युवा फैन के पैरों के नीचे से हल्की छाया उठने लगी। वह छाया धीरे धीरे उनके चारों ओर फैल गई और पल भर में पूरा माहौल घने अंधेरे से भर गया। क्या यह आत्मा क्षेत्र है? एक पहरेदार ने कांपते हुए कहा। उसकी आवाज में भय साफ छलक रहा था। दूसरे ने घबराते हुए चिल्लाया, मास्टर गू, यह क्या कर रहे हैं? कृपया इसे रोकें। अगर कुछ हुआ तो हम राजकुमार को कैसे जवाब देंगे? युवा फैन ने हल्की हंसी के साथ कहा, जवाब? अब से तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां जो होना था वह हो चुका है। तीनों पहरेदार सहम गए। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर अचानक स्थिर हो गए। क्या हो रहा है? मैं हिल नहीं सकता, एक ने घबराते हुए कहा। जुओ फैन ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, यह मेरा क्षेत्र है। यह सामान्य क्षेत्रों से अलग है। यहां भागना आसान नहीं, लेकिन चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अगर तुम तैयार हो। अंधेरा धीरे धीरे हल्का हुआ। जुओ फैन ने एक बार फिर माहौल को देखा और धीरे से कहा, अब समय आ गया है। उसने आसमान की ओर देखा और एक गहरी सांस लेकर बिना कोई और शब्द कहे लैंगहुआन वाटर पैवेलियन की ओर कदम बढ़ा दिए। आसमान के टूटने की गूंज हवा में फैल चुकी थी। चांदनी की ठंडी चादर के नीचे सैकड़ों काली आकृतियां खाली चौक में गिर पड़ी। ऊपर नजर उठाने पर केवल अंधेरे कमरों की कतारें थीं, पर वह जगह, वह रहस्यमयी लैंग हुआशुई मंडप अब भी उनसे दूर थी। गृहस्वामी, यहाँ कुछ गड़बड़ है। यह स्थान नक्शे पर दिए विवरण से बिल्कुल अलग है। काले कपड़े पहने एक आदमी की आवाज में घबराहट और उलझन साफ झलक रही थी। वह जल्दी से शांगुआन फेक्सियोंग के पास आया। उसके चेहरे पर संशय का गहरा भाव था। शांगुआन फेक्सियोंग की भौहें संकुचित हो गईं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव उभर आया और उसके भीतर किसी अनहोनी की आशंका गहराने लगी। वाह वाह! हवा में अचानक एक नीरस और गूंजती आवाज गूंजी। जो कमरे अंधेरे में डूबे थे, वहां अचानक मोमबत्तियों की रोशनी जल उठी। उसी के साथ एक गूढ़ वृद्ध आवाज उभरी, शांगुआन, बहुत समय हो गया है, क्या तुमने मुझे बुला दिया? शांगुआन फेक्सियोंग ठिठक गया। वह आवाज सुनते ही उसकी आंखें भय से फैल गई। वह अनायास पीछे हटने लगा। बाकी लोग चकित रह गए। गृहस्वामी, जो हमेशा शांत और स्थिर थे,
इतनी घबराहट में? इस कमरे में आखिर कौन है जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया है? चीख। दरवाजे की धीमी चरमराट के साथ एक वृद्ध व्यक्ति समय की छाया सा धीरे धीरे उजले कमरे से बाहर निकला। उसकी उपस्थिति के साथ सैकड़ों गुलयुआन रोंगहुन मास्टर्स भी प्रकट हुए। उनके चेहरे गंभीर थे और उनकी सांसें भयंकर ऊर्जा से भरी हुई थीं। जियाजोआ कभी का पहला योद्धा और अब झोंगझोउ के ड्रैगन किंग डैन किंगशेंग। तुम अब तक यहाँ हो? शांगुआन फेक्सियों की आवाज कांप रही थी। उसके चेहरे पर भय और पछतावे का मिश्रण उभर आया था। डैन किंगशेंग ने एक लंबी सांस भरी और धीरे से कहा, शांगुआन के स्वामी, तुम्हारे और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है, लेकिन राजनीति अपने अपने स्थान पर निभानी ही पड़ती है। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। शांगुआन फेक्सियों की आंखें खून से लाल हो गईं। उसने दहाड़ते हुए आदेश दिया, पीछे हटो, सबके सब पीछे हटो। उसकी आवाज में एक गहरी निराशा और क्रोध की लहर थी। उसका हर शब्द मानो उसके हृदय के टुकड़े कर रहा था। डैन किंगशेंग ने उन्हें देखकर धीरे से सिर हिलाया और भारी स्वर में कहा, क्षमा करना, लेकिन यह युद्ध का मैदान है और यहां किसी के लिए कोई राहत नहीं। डैन किंगशेंग ने अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए एक गहरी और ठंडी उदासीनता के साथ आसमान की ओर हाथ उठाया। जैसे ही उनके हाथ ने आकाश को चीरने का इशारा किया, अचानक एक गूंजती आवाज के साथ पृथ्वी और आकाश का रंग बदल गया। तलवार की एक तीव्र ऊर्जा, जैसे कि प्राचीन ड्रैगन की आत्मा जाग उठी हो, आकाश में चढ़ने लगी। वह ऊर्जा सर्पिल रूप में उनके उंगलियों के इर्द गिर्द घूमती रही और कुछ ही पलों में वह ऊर्जा 100 फुट लंबी ड्रैगन तलवार में बदल गई। ड्रैगन की दहाड़ें चारों ओर गूंज रही थीं और तलवार से फूटी भयंकर ऊर्जा का कंपन पूरी धरती पर महसूस हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे इस तलवार के प्रहार से यह संसार 2 हिस्सों में बट जाएगा। सांसें थम गई। हर कोई स्तब्ध खड़ा था। इतनी भयानक शक्ति उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। यह ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता अपने प्रकोप का प्रदर्शन कर रहा हो। क्या यह है झोंगझोउ के 9 तलवार राजाओं की अपराजेय शक्ति? किसी ने दबी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। इस भव्य और विनाशकारी दृश्य को देखकर शांगुआन फेक्सियों का चेहरा भय और क्रोध से लाल हो गया। उसने अपने लोगों की ओर देखा जो स्तब्ध और निष्क्रिय खड़े थे। उनके चेहरे भय और हताशा से जमे हुए थे। गुस्से में दहाड़ते हुए उसने चिल्लाया, तुम सब क्या कर रहे हो? अब भी खड़े हो? तुरंत हटो। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की, एक भारी दबाव ने उन्हें रोक दिया। उस विशाल तलवार की उपस्थिति से निकलने वाला बल इतना प्रचंड था कि उन्होंने महसूस किया जैसे उनका शरीर भारी पत्थरों से दबा हो। अफसोस, यह तलवार व्यक्तिगत है, डैन किंगशेंग ने गहरी आह भरते हुए कहा। उनकी आंखों में ठंडा निर्णय झलक रहा था और फिर उन्होंने अपनी तलवार को धीरे धीरे नीचे गिराया। धड़ाम! जैसे कोई उल्का पृथ्वी पर गिरती है, तलवार के प्रहार ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। जमीन टूटकर चूर चूर हो गई और हवा में धूल के कण बिखर गए। यह प्रहार इतना भयंकर था कि उसके बल से न केवल लोग नीचे गिर गए, बल्कि उनकी आत्माएं तक कांप उठीं। डोंगझोउ के योद्धा जो पहले ही खतरे को भांप चुके थे, वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस दबाव के नीचे वे हिल भी नहीं सके। उनके पैर मानो जमीन में जड़ हो गए हों। मृत्यु का साया हर दिशा से उनके करीब आता प्रतीत हो रहा था। अगर ये तलवार और नीचे गिरती है तो शायद यहां किसी का भी बचना नामुमकिन होगा। शांगुआन फेक्सियों की आंखें खून से भर गई थीं। अपने दांत भींचते हुए उसने अपनी उंगलियों को जोड़ा और एक उग्र लाल तलवारबाज प्रकट किया। उसने पूरी शक्ति से डैन किंगशेंग की ओर हमला करते हुए गर्ज कर कहा, डैन किंगशेंग, हमें कम मत समझो। हो सकता है मैं झोंगझोउ का पहला योद्धा न हो, लेकिन मैं डोंगझोउ की आत्मा हूं और आत्मा को झुकाया नहीं जा सकता। डैन किंगशेंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अहंकार की ये चिंगारी अच्छी है। आओ, दिखाओ तुम्हारी तलवार में कितना बल है। दोनों तलवारें आपस में टकराईं। उनकी भयंकर ऊर्जा के टकराव ने चारों ओर एक विस्फोट सा पैदा कर दिया। तलवारों की चमक से मैदान रोशन हो उठा। आसपास खड़े योद्धा अपनी आंखें बंद करने को मजबूर हो गए। डैन किंगशेंग की ठंडी निगाहें झुकी नहीं। उनकी उंगलियों ने अपनी तलवार को स्थिरता से थामे रखा, जबकि शांगुआन फेक्सियों का पूरा शरीर तनाव और दर्द से कांप रहा था। उसके मुंह से खून बहने लगा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हार मानने का संकेत नहीं था। यह लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं थी,
ये दृढ़ता और सम्मान की टकराहट थी। डैन किंगशेंग ने गहरी सांस ली, अपनी उंगलियों के इशारे से आकाश की ओर इशारा करते हुए एक शांत लेकिन तीव्र स्वर में कहा, शांगुआन फेक्सियोंग, तुम्हारी स्थिति भले ही सम्माननीय हो, लेकिन आकाश तलवार की गहराई को समझने के लिए तुम्हारी क्षमता अपर्याप्त है। तुम्हारा प्रयास प्रशंसनीय है, लेकिन यह उस स्तर तक नहीं पहुंचता जहां तुम इसे पूर्णता में परिवर्तित कर सको। यह सत्य है, कुछ चीजें मनुष्य के प्रयास से परे होती हैं। उनकी आवाज में अफसोस और कठोर सच्चाई का मिश्रण था, मानो वह अपनी ही ताकत का भार महसूस कर रहे हों। उन्होंने धीरे धीरे अपनी उंगलियों को झटका दिया और तुरंत एक तीव्र ऊर्जा ने हवा को चीरते हुए तलवार के रास्ते को खोल दिया। ध्वनि की गूंज से वातावरण थम सा गया। शांगुआन फेक्सियोंग ने अपनी पूरी शक्ति और विश्वास के साथ पलटवार किया, लेकिन उनकी तलवार की चमक एक पल में बिखर गई। ऊर्जा की तीव्रता ने उन्हें पीछे धकेल दिया। उनके चेहरे पर निराशा झलक रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी एक अडिग जिद थी। शायद मैं सही स्वामी नहीं था, शांगुआन फेक्सियोंग ने मन ही मन सोचा। उनके दिल में पछतावे का बवंडर चल रहा था। उन्हें लगने लगा कि उनके निर्णयों ने उनके परिवार को इस कगार पर ला खड़ा किया है। उनकी दृष्टि धुंधली होने लगी और एक थकी हुई मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। ये मुस्कान असहायता की थी, जैसे वह अपने भीतर ही अपने फैसलों के बोझ को स्वीकार कर रहे हों। गृहस्वामी, उनके पीछे खड़े योद्धा अपने मुखिया को गिरते हुए देखकर रो पड़े। उनके चेहरे पर भावनाओं का तूफान था, दुख, भय और एक अनकी आशा। लेकिन तभी आकाश में एक चमकदार किरण प्रकट हुई। यह प्रकाश धूमकेतु की तरह आकाश को चीरता हुआ आया और सीधे उस तलवार के मार्ग में आ खड़ा हुआ, जो अब तक अनथक और अविरल प्रतीत हो रही थी। ध्वम, प्रकाश और ऊर्जा के टकराव से उत्पन्न गूंज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। वह चमकदार किरण किसी अज्ञात शक्ति की प्रतीक थी, जिसने न केवल उस भारी दबाव को रोका, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर नई ऊर्जा और विश्वास का संचार कर दिया। डैन किंगशेंग के चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उन्होंने गंभीरता से उस प्रकाश को देखा, मानो कोई अप्रत्याशित मोड़ उनकी योजनाओं को चुनौती दे रहा हो। शांगुआन फेक्सियोंग ने भी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो उस प्रकाश ने उन्हें एक नई उम्मीद दे दी हो। ये क्षण केवल एक संघर्ष का नहीं था, यह विश्वास, शक्ति और निडरता के पुनरुत्थान का प्रतीक था। दो अद्भुत तलवारों की चमक हवा में टकराई और क्षण भर की गूंज के बाद वे मानो एक दूसरे को आत्मसात करते हुए शून्य में विलीन हो गईं। लेकिन टकराव से उत्पन्न ऊर्जा ने एक भयंकर बवंडर का रूप ले लिया, जिसने वातावरण को आंदोलित कर दिया। चारों ओर उठी धूल और तेज हवाओं ने सबको अपनी जगह थामे रहने पर मजबूर कर दिया और लोग अपनी आंखें सिकोड़कर इस अद्भुत नजारे को देखने का प्रयास करने लगे। आसपास की संरचनाओं, नक्काशीदार खंभों और भव्य मंडपों पर बवंडर की ताकत का प्रभाव स्पष्ट था। एक पल में वे खंडहर बन गए और वहां से उड़ी धूल और रेत ने एक पीली परत के रूप में 100 मील तक का चौक ढक दिया। जब धुंध धीरे धीरे छंटी और हवा स्थिर हुई, सबने अपनी निगाहें ऊपर उठाईं। शांगुआन फेक्सियोंग 3 वृद्ध संरक्षकों के साथ खड़े हुए थे। उनके कमजोर शरीर को संभालने के लिए उन तीनों ने सहारा दिया हुआ था। हालांकि उनकी आंखों में एक गंभीर सतर्कता स्पष्ट झलक रही थी और उनकी ठंडी दृष्टि डैन किंगशेंग पर स्थिर थी। डैन किंगशेंग ने उन वृद्ध संरक्षकों को देखकर अपनी आंखों में प्रशंसा और व्यंग्य का मिश्रण लाते हुए कहा, तो ये वही डोंगजोउ के प्रसिद्ध संरक्षक हैं, शांगुआन परिवार की सबसे ताकतवर पेशकश, डोंगजोउ सान्युन तलवार। मैंने इनके बारे में बहुत सुना था और अब देख रहा हूं कि वे अपनी ख्याति के अनुरूप ही हैं। वृद्ध संरक्षकों ने तिरस्कार भरे चेहरे से जवाब दिया, तुम्हारे जैसे प्रशिक्षु जो जोगजोउ तलवार साम्राज्य के आदेश पर चलते हैं, उनकी पहचान और आचरण पर हमें क्या कहना चाहिए? तुम तो अपने मूल को भूल चुके हो। डैन किंगशेंग मुस्कुराए। उनकी आवाज में व्यंग्य की झलक थी। क्या मैं अकेला हूं जिसने ऐसा किया? तुम्हारे ही परिवार का सबसे योग्य उत्तराधिकारी शांगुआन फेन, क्या वह भी अपने आदर्शों से विचलित नहीं हुआ? जो बात मैं कर रहा हूं वही वह भी कर रहा है। तो तुम्हारा यह तिरस्कार किसके लिए है? तीनों वृद्ध स्तंभ निरुत्तर हो गए। उनके चेहरे पर क्रोध और असहायता की मिश्रित अभिव्यक्ति थी। वे जानते थे कि डैन किंगशेंग का व्यंग्य कड़वा सत्य था। शांगुआन परिवार के सदस्य जो पीछे खड़े थे भी ये सुनकर शर्म से सिर झुकाने को मजबूर हो गए।
इस स्थिति ने सबके भीतर एक निराशा का भाव भर दिया। इस बीच शांगुआन फेक्सियोंग ने अपनी कमजोर सांसों को समेटते हुए धीरे धीरे आंखें खोली। उनका चेहरा थोड़ी राहत के साथ चमक उठा, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। उन्होंने फुसफुसाते हुए 3 वृद्ध संरक्षकों से कहा, हमें तुरंत पीछे हटना होगा, यहां रुकना विनाशकारी हो सकता है। वृद्ध संरक्षकों ने उनकी बात पर सहमति में सिर हिलाया। एक ने दृढ़ आवाज में परिवार के अन्य सदस्यों को आदेश दिया, मुखिया को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, हम तीनों यहां से बचाव का प्रबंध करेंगे। परिवार के सदस्यों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। शांगुआन फेक्सियोन को सहारा देते हुए सुरक्षित स्थान की ओर बढ़े। डैन किंगशेंग ने इस दृश्य को ठंडे और विचारशील भाव से देखा। उन्होंने अपने हाथ से इशारा करते हुए धीमे स्वर में कहा, जाओ, लेकिन याद रखना, भागना समाधान नहीं है। इस क्षण ने एक गहरी सच्चाई को उजागर किया। सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि समझदारी और सही निर्णय ही सबसे बड़ी जीत होती है। जैसे ही आवाज गिरी, उसके पीछे खड़े लोग तुरंत अपनी आंखें बंद कर लिए और जानलेवा चेहरे के साथ दौड़ पड़े, जैसे एक गहरी घबराहट के बीच अपनी शक्ति को एकजुट कर रहे हों। हाँ, मास्टर तलवार राजा, उनके शब्द जैसे हवा में गूंज उठे। हाँ, हमारे सिर को चोट पहुंचाना इतना आसान नहीं है। तीनों ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कदम बढ़ाए। उनके हर कदम में एक अद्भुत शक्ति थी, जो सामने खड़ी चुनौतियों को परखती हुई बेकाबू थी। शक्तिशाली दबाव अचानक फैल गया और जो लोग उनके पीछे दौड़ रहे थे, उन्हें कसकर सांस लेते हुए रुकना पड़ा। डैन किंगशेंग ने अपना पैर हल्के से उठाया और हवा में एक गूंज के साथ वह दौड़ पड़ा, जैसे आकाश में नए तूफान की शुरुआत हो। वह जानता था कि वह इन प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले में खड़ा है, और जैसे ही उसका दबाव तीनों की दिशा में बढ़ा, वह उनके मजबूत दबाव को रोकते हुए शांत आवाज में बोला, 3 वरिष्ठ, यदि आप लड़ना चाहते हैं तो बूढ़ा आदमी साथ है। ठीक है, आज 3 बूढ़े लोग 2 सर्वोच्चों के लिए पोर्टल साफ करेंगे हम। उन्होंने हल्के से गुनगुनाया। उनके शब्दों में एक आत्मविश्वास था, लेकिन साथ ही यह भी था कि वे जानते थे यह मुकाबला आसान नहीं होगा। तीनों वृद्ध तुरंत कड़ी प्रतिक्रिया में अपनी तलवारों को तैयार करते हुए दौड़े। हर एक तलवार की गड़गड़ाहट एक भयंकर तूफान जैसा महसूस हो रहा था, और उनके शरीर से निकली हर ऊर्जा जैसे आकाश को भी हिला रही हो। लड़ाई का हर पल भयावहता से भरा हुआ था, और आकाश गूंज रहा था, जैसे पूरी दुनिया उन चारों की ताकत के सामने थम गई हो। फिर अचानक चारों ने मिलकर हमला किया। उनकी तलवारें, जैसे कोई घातक हथियार, लगातार एक दूसरे से टकरा रही थीं, और पूरे स्थान में कंपन महसूस हो रहा था। ये नजारा देखकर हर किसी का दिल धड़कने लगा, जैसे वे युद्ध के भंवर में फंसे हों और किसी भी पल कुछ भी हो सकता था। डैन किंगशेंग की आंखों में गहरी चमक थी। उनकी तलवार भी आकाश को चीरते हुए बाहर निकली और सबको एहसास दिला दिया कि यह लड़ाई केवल बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और दृढ़ता से भी जीती जाएगी। जब तक वे लड़ते रहे, पूरा माहौल गरमाने लगा, जैसे दुनिया खुद उनकी शक्ति के सामने ठहर गई हो। जो लोग इसके करीब थे, वे चुपचाप किनारे हो गए, क्योंकि यह अद्वितीय संघर्ष केवल उन चारों के लिए था। उस समय शांगवान परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य ने जोर से चिल्लाया, दुश्मन का पीछा किया जा रहा है, हमें शांगवान फेक्सियोंग को सुरक्षित करना है। यह सुनकर सभी ने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि माहौल में एक अजीब सी स्थिति आ गई है। फिर अचानक एक अदृश्य लहर ने सबको घेर लिया, जैसे एक जादुई सुरक्षा कवच सबको घेरने की कोशिश कर रहा हो। शांगुआन फेक्सियोंग के चेहरे पर घबराहट साफ झलकी और वह बेतहाशा चिल्लाए, हम फंस गए हैं, इस जादू को तोड़ो, हमें बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। तब जैसे किसी गहरी शक्ति ने उन सब की ओर देखा, उन्होंने महसूस किया कि यह जादू उतना कमजोर नहीं था जितना वे समझ रहे थे। तीनों वरिष्ठ पूरी तरह से हैरान हो गए, क्योंकि जादू की सुरक्षा कवच ने उनकी पूरी ताकत को विफल कर दिया था। और तब एक तेज चमकदार तलवार शून्य को चीरती हुई आई और एक जोरदार ध्वनि के साथ एक बड़ी प्रतिक्रिया की ओर बढ़ी। डैन किंगशेंग ने उनकी तरफ देखा और हल्के से कहा, क्या बूढ़े आदमी से लड़ने का इतना शौक है? तुम्हें अब भी कुछ बचा रहना चाहिए। तीनों वरिष्ठ, जिनकी आंखों में अब गुस्सा था, एक गहरी सांस भरते हुए समझ गए कि डैन किंगशेंग इतना शक्तिशाली था कि वह किसी भी चुनौती से हारने वाला नहीं था। वे अब लड़ाई के बारे में गंभीरता से सोचने लगे,
क्योंकि ये स्पष्ट था कि डैन किंगशेंग का सामना करना आसान नहीं था। शांगुआन परिवार के लोग जादू की दीवार को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन हर प्रयास व्यर्थ साबित हो रहा था। वे थककर चूर हो गए थे, और जैसे ही उनकी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, एक अजीब सी भावना ने उन्हें घेर लिया। वे समझ गए थे कि इस समय उनका सामना किसी साधारण दुश्मन से नहीं था, बल्कि एक ऐसे प्रतिद्वंदी से था जिसकी ताकत उनकी कल्पना से कहीं परे थी। फेक्सियोंग और उसके साथी पूरी ताकत से जादू को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जादू की दीवार उतनी ही दृढ़ थी जैसे ताई पर्वत। वे लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई बदलाव नहीं हो रहा था। इसने उनके दिलों में एक गहरी निराशा भर दी, और उनकी आंखों में चिंताओं के बादल तैरने लगे। फेक्सियोंग की आंखों में लाल आक्रोश था। उसकी नजरें चिल्लाती हुई उम्मीद के साथ टिमटिमा रही थीं। लेकिन जब उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि अब उनका कोई रास्ता नहीं बचा है, तो उसकी स्थिति और भी गंभीर हो गई। और तभी अचानक एक हंसी गूंज उठी, जो जैसे ही हवा में तैर रही थी, एक कटीली शांति को तोड़ते हुए सबको चौंका देती है। ये हंसी अजीब थी, एक प्रकार की जिज्ञासा और उपहास से भरी हुई, जो सीधे शांगुआन परिवार की उम्मीदों के खिलाफ थी। हे, कोई और प्रयास नहीं, तुम अब बच नहीं सकते। एक आत्मविश्वास से भरी आवाज ने वातावरण को कटा हुआ महसूस करवा दिया। तभी एक युवक की आकृति सामने आई, जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। इस युवक ने गंभीरता से शांगुआन फेक्सियोंग और परिवार की स्थिति को देखा, और बिना किसी भावुकता के बस उसे देखा। शांगुआन के स्वामी, आपको अब इसे व्यर्थ नहीं करना है। उसने नफरत से भरी चुप्पी तोड़ी और फिर बिना किसी झिझक के बोला, आपके पास कोई मौका नहीं है। उसके शब्द जैसे शांगुआन परिवार के दिलों में सीधा बाण बने, और एक ठंडी लहर उनके भीतर से गुजर गई। ये आवाज, यह अभिमान, इसने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी हो। हर शब्द मानो उनके सामने एक दीवार खड़ी कर रहा हो, एक ऐसी दीवार जो उन्हें हर संभव रास्ते से रोक रही हो। उनके भीतर की आशा जैसे मुरझाने लगी थी, और वे जानने लगे थे कि इस संघर्ष में कोई हल नहीं है। शांगुआन फेक्सियोंग के चेहरे पर चिंता और आक्रोश के मिश्रित भाव थे, लेकिन उस पल में वह जान गया था कि लड़ाई की दिशा बदल चुकी थी। उनकी पूरी दुनिया जैसे एक पल में उलट गई हो। हर किसी ने जो ये सुना, उनके दिलों में एक गहरी निराशा बैठ गई। ये केवल युद्ध नहीं था, ये उनके अस्तित्व की सच्चाई थी जो अब सामने आ रही थी। 100 मील। शांगुआन फेक्सियोंग की आंखों में गहरी घृणा और आक्रोश था। उसकी पलकें तेजी से उछल पड़ीं। एक लंबे समय तक चुप्पी के बाद, जैसे ही वह पहाड़ों के बीच एक दहाड़ के साथ चीखा, उसकी आंखों में एक सुलगता हुआ गुस्सा था। उसने पीछे मुड़कर डैन किंगशेंग से चिपके हुए 3 लोगों को देखा, और फिर उन सैनिकों को देखा जो उनकी रास्ते को रोक रहे थे। उसका चेहरा गहरे तनाव में डूब गया। ये स्थिति उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी। वह जानता था कि अगर ये युद्ध इस तरह जारी रहा, तो विजय किसी भी रूप में असंभव हो जाएगी। लेकिन फिर अचानक उसके दिल में एक विचार आया, एक तरीका दिखाई दिया, एक आखिरी मौका। शांगुआन फेक्सियोंग की आंखों में हल्की सी चमक आई, और उसने तेजी से चिल्लाया, हाथ लहराते हुए, जैसे वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा हो। चोर को पहले पकड़ो। अगर हम बेली जिंगवेई को अपने नियंत्रण में लाते हैं, तो शायद हमारे पास जीने का एक रास्ता होगा। उसकी आवाज में एक सशक्त आग्रह था, और जैसे ही वह बोला, पूरे समूह ने एक जोरदार उन्माद में प्रतिक्रिया दी। शांगुआन के सैनिक उत्साहित हो गए, जैसे कोई शक्ति का संचार हुआ हो। लेकिन जैसे ही ये योजना बनने लगी, एक ठंडी और शांत आवाज सुनाई दी, और बेली जिंगवेई के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान फैल गई। चोर को पकड़ना अच्छा विचार है, लेकिन क्या तुम्हारे पास अब वह ताकत है? उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ एक स्थिर और निडर विश्वास था। वह खड़ा था जैसे कोई महल की दीवार, स्थिर और अपरिवर्तनीय। और शांगुआन फेक्सियोंग ने महसूस किया जैसे उसके कदमों के नीचे जमीन हिल रही हो, जैसे उसकी योजना, जो एक आखिरी उम्मीद की तरह लग रही थी, अब एक मृत अंत की ओर बढ़ रही थी। वह स्थिति थी जहां कोई रास्ता नहीं था, फिर भी एक लहर सी उठती थी, उम्मीद की चिंगारी, जो किसी के अंदर कभी खत्म नहीं हो सकती। जैसे ही युद्ध का उफान बढ़ने लगा और पूरे मैदान में हंगामा और चीखें गूंज उठीं, बेली जिंगवेई ने चाय की एक प्याली उठाई, अपने हाथ में उसकी गर्माहट को महसूस किया, और फिर ध्यान से पीते हुए, अपनी आंखों से खून और आंसुओं को देखते हुए, चेहरे पर संतुष्टि की एक हल्की मुस्कान थी,
ये युद्ध, यह संघर्ष, इस स्थिति में सब कुछ समय के लिए ठहर सा गया। लेकिन अचानक जैसे बेली जिंगवे की नजरें कुछ अजीब सा महसूस करने लगीं। कुछ था जो गलत था, एक एहसास जो उसके दिमाग में अचानक उभरा। सब कुछ ठीक है, उसने सोचा। फिर भी उसे महसूस हुआ कि कुछ अधूरा था, कुछ छिपा हुआ था, एक गहरी चिंता जो उसे भूत की तरह परेशान कर रही थी। क्या कुछ गड़बड़ था? उसकी सोच में हलचल थी और वह खुद को उलझा हुआ महसूस कर रहा था। भौहें फरक रही थीं और सैकड़ों मील के अक्षांश और देशांतर की सतह पूरी तरह से शांत दिखाई दे रही थी। लेकिन जुओ फैन का दिल किसी अज्ञात चिंता से भरा हुआ था। एक प्रकार की बेचैनी उसे घेरे हुए थी, एक ऐसी घबराहट जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये उस तरह का अनुभव था जो जीवन भर के सारे नियोजन और संघर्षों के बीच में अचानक आता है। एक अप्रत्याशित, घातक ठहराव जिसमें कुछ बहुत बड़ा घटने वाला हो। दूसरी ओर लैंगमाओ वाटर पैविलियन में 10 मास्टर गार्ड अपनी आत्माओं को एकजुट करते हुए शांतिपूर्वक गश्त लगा रहे थे। वे युद्ध के दूर से आते शोर को सुन रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई भय नहीं था, सिर्फ आराम और शांति का एहसास था। वे इस दृश्य में रम रहे थे, मानो उनकी जीवन की सबसे बड़ी चिंता उनके सामने से गुजर चुकी हो। लेकिन फिर एक आवाज ने इस शांति को भंग किया। किसी के कदमों की हलचल ने गार्ड्स को चौकस किया। एक छाया उनके सामने प्रकट हुई और सबकी आंखें चौंकीं। कौन? गार्ड्स की आंखों में घबराहट थी, लेकिन उस घबराहट को छिपाने का कोई तरीका नहीं था। यह मैं हूं। चुओ फैन की आवाज में हल्की घबराहट थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ संकल्प भी था। उसने गहरी सांस ली और चांदनी में अपनी चेहरे की ताजगी को छिपाया, जैसे कोई छिपा हुआ इरादा हो। गार्ड्स में से एक ने हैरान होकर पूछा, मास्टर गू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जुओ फैन ने अपने चेहरे से चिंता की एक झलक छुपाते हुए कहा, हमारे पास पर्याप्त जनशक्ति नहीं है। मुझे लॉर्ड स्वॉर्ड किंग को बुलाना होगा। उसकी आवाज में एक फुसफुसाहट थी, जैसे वह डर को अपने भीतर दबा रहा हो। मैंने सुना है कि सामने कुछ हलचल हो रही है। दुश्मन उतना कमजोर नहीं है जितना हम समझ रहे थे। उसने गहरी निगाहों से चारों ओर देखा और फिर गार्ड से कहा, लॉर्ड स्वॉर्ड किंग ने हमें मदद के लिए बुलाया है। अगर तुम अब मदद नहीं पहुंचाओगे तो खुद को बचाना असंभव होगा। गार्ड्स उसकी बातों में संकोच कर रहे थे, उनकी आंखों में संदेह था। लेकिन फिर जुओ फैन के गंभीर और साहसी चेहरे को देखकर उनका संदेह धीरे धीरे घुलने लगा। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, उसकी आंखों में एक ठंडा आत्मविश्वास था जो उन्हें रुकने का कारण नहीं देता था। तुमने जो कहा वह सही है, हम मदद करेंगे, एक गार्ड ने जवाब दिया और बाकी ने उसकी बातों से सहमति जताई। लेकिन तभी जुओ फैन के चेहरे पर एक चुपचाप मुस्कान आई और उसने धीरे से कहा, लेकिन तुम सबको मौत का सामना करना होगा। एक पल के लिए गार्ड्स को यह समझने में समय लगा कि जुओ फैन ने क्या कहा। फिर उन्हें आभास हुआ कि उन्होंने अपने अंतिम शब्दों के साथ ही अपने ही साथी गार्ड्स की ओर इशारा कर दिया था। क्या? उनके चेहरे पर पूरी तरह से अविश्वास था, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और समझ पाते, जुओ फैन ने एक तेज और मांसपेशियों को चमत्कृत कर देने वाली गति से अपनी तलवार उठाई। एक हल्का सा झटका और अगले पल गार्ड्स की परछाइयां हवा में फैल गई। उनके अंग, जिन्हें देखकर किसी ने कभी सोचा नहीं था, अब चुपचाप गिर रहे थे, अपने स्थानों से बाहर निकलते हुए। यह क्या हुआ? एक गार्ड की आंखों में स्तब्धता थी और बाकी के सभी लोग केवल उस दृश्य को देख रहे थे, जिससे उनके मन में एक सर्द सन्नाटा छा गया। चुओ फैन ने गार्ड्स की पीठ के पार देखा और फिर अपने चेहरे पर एक आत्मविश्वासपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, इस महल को अब कोई नहीं बचा सकता। जब वह महल की ओर बढ़ा, उसकी आंखों में जीत का प्रकाश चमक रहा था, मानो वह पूरी तरह से अपने विजय की ओर बढ़ रहा हो, बिना किसी चिंता के। फिर अचानक एक ध्वनि आई, एक फुसफुसाहट जैसे कोई छाया पानी के मंडप से निकलकर उसकी दिशा में बढ़ी। जुओ फैन का चेहरा चौंकने से संकुचित हो गया और उसकी आंखें घबराहट से फैल गईं। क्या? उसकी आवाज में एक अविश्वास था, जैसे कुछ बहुत अप्रत्याशित घटने वाला था और वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। जुओ फैन के मन में भारी उलझन थी। शांगुआन परिवार की आकाश की तलवार को नष्ट करने के लिए यहां आने की योजना, और फिर भी वह इसे किसी के द्वारा उठाए जाने के लिए छोड़कर क्या करना चाहता था? क्या वह सच में बेली जिंगवे की योजना पर विश्वास करता था, और क्या उसे लगता था कि यह पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण था? जुओ फैन की आंखों में एक हल्की मुस्कान थी,
जैसे वह अपनी ही स्थिति से तंग आकर खुद को समझा रहा हो। उसकी दाहिनी आंख में 7 सुनहरी आभाएं अचानक चमक उठीं और पूरे वातावरण में एक अदृश्य शक्ति का संचार हुआ, जैसे कुछ बहुत बड़ी शक्ति जग रही हो। तलवार, जो जुओ फैन की ओर बढ़ी थी, अचानक बीच रास्ते में रुक गई, जैसे आकाश में कुछ खतरनाक ताकत ने उसे थाम लिया हो। वह कांपने लगी। एक बेकाबू डर उसके भीतर समा गया, मानो वह किसी अपरिवर्तनीय चीज से डर रही हो। जुओ फैन के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान थी। उसकी आंखों में ठंडक और व्यंग्य था, जैसे वह किसी पुरानी पहेली का हल निकाल चुका हो। हालांकि लाओ तजू का उद्देश्य आज तुम्हारे साथ नहीं है, उसने धीरे से कहा, लेकिन जब तुम इसमें हस्तक्षेप करते हो तो तुम अपना रास्ता खुद कठिन बनाते हो। चलो पहले कुछ समय के लिए ये देखो, सिवाय तुम्हारे 6ठी कक्षा की आकाश तलवार का। जैसे ही उसने शब्द कहे, आसपास का स्थान भी एक गहरी शांति में बदल गया और फिर अचानक वह शक्तिशाली दबाव महसूस हुआ, जैसे आकाश की तलवार ने पूरी तरह से जुओ फैन के नियंत्रण में आकर शून्य को भी हिला दिया हो। उसकी मुस्कान में एक ठंडा, कड़ा इरादा था और जैसे ही उसकी आवाज गिरी, वह पूरी जगह उथल-पुथल में बदल गई। तलवार, जिसे अब तक अभिमान और शक्ति का प्रतीक माना जाता था, अब कांपने लगी थी और यह प्रतीत हो रहा था जैसे वह अब शून्य में भी स्थिर नहीं रह सकती थी। यह शक्तिशाली आकाश की तलवार, जो कभी एक अत्यधिक मजबूत अस्तित्व मानी जाती थी, अब डर और कमजोरी से कांप रही थी। सभी को लगा कि कोई बड़ा बदलाव आ चुका था जब जुओ फैन ने अपनी आंखों से 7 सुनहरी आभाएं और भी अधिक तेजी से चमकाईं। आकाश की तलवार अस्थिर हो गई, लेकिन अब यह सिर्फ चुपचाप तैरती हुई कांप रही थी और किसी समय भी गिर सकती थी। जुओ फैन ने एक गहरी सांस ली और उसके आसपास का हर कण महसूस होने लगा कि एक शक्ति का अंत हो चुका था। फिर अचानक तलवार की ध्वनि सुनाई दी। वह गिरने लगी और जैसे ही वह गिरते हुए जमीन पर आई, पूरी जगह एक सन्नाटे में डूब गई। तलवार ने अब अपनी चमक खो दी थी। वह 6ठी कक्षा की आकाश तलवार, एक समय के एक्सकैलिबर की तरह, अब निष्क्रिय हो चुकी थी और उसका वह अद्वितीय अस्तित्व पूरी तरह से सील कर दिया गया था। अब वह एक खाली धातु के टुकड़े से अधिक कुछ नहीं रही थी। जुओ फैन धीरे धीरे तेज तलवार के पास आया। उसकी उंगलियां हल्की सी कांपीं और जैसे ही उसने उसे उठाया, उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने तलवार को अपने हाथों में लिया और धीरे से सहलाया, जैसे वह उसकी शक्ति और रहस्य को महसूस कर रहा हो। मुस्कुराते हुए उसने अपनी उंगलियां फड़कीं और तलवार में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। फिर वह उसे अपनी अंगूठी में रख दिया, जैसे किसी कीमती वस्तु को संजोते हुए। उस तलवार की आत्मा अब अपनी शक्ति खो चुकी थी। अब यह कोई पलारिन नहीं रह गया था, क्योंकि जुओ फैन की पुतली तकनीक, आकाश देवता की 7वीं पुतली, ने उसकी आत्मा को शून्य में पूरी तरह से सील कर दिया था। तलवार अब न तो कोई स्वायत्तता रखती थी, न ही उसके पास कोई अधिकार था। अब इसे बाहर लाना किसी भी तरह से लगभग असंभव था। यह एक दुर्लभ सील तकनीक थी, जिसे सम्राट खोंगमिंग भगवान के 12वें स्तर पर रखा जाता था। एक अद्वितीय अंतरिक्ष शक्ति जो वोल्ट के बीच में सील कर दी जाती थी और जो कभी बाहर नहीं आ सकती थी। जुओ फैन ने अनुमान लगाया कि इससे पहले शायद 5 पवित्र जानवरों को भी इस तकनीक द्वारा सील किया गया था, लेकिन वह भी जानता था कि इस शक्ति को प्राप्त करना आसान नहीं था। उसके पास अभी तक उस स्तर की शक्ति नहीं थी, लेकिन वह धीरे धीरे समझने लगा था कि इस शक्तिशाली तकनीक की कोई सीमा नहीं है। इस विचार में उसे एहसास हुआ कि जितना अधिक उसने सम्राट की खाली पुतली को प्रबुद्ध किया था, उतना ही अधिक उसने उस अथाहता को महसूस किया था जो एक सम्राट में होती है। एक व्यक्ति जिसके पास कई करोड़ों साल का कौशल हो, क्या उसका कोई प्रतिद्वंद्वी हो सकता है, या क्या कोई उसके समकक्ष हो सकता है? जुओ फैन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक हल्की चिड़चिड़ाहट थी, लेकिन उसने इसे जल्दी से शांत किया। अगर उसने छिपे हुए खतरों का सामना नहीं किया होता, तो वह आज भी अकेला रहता। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। फिर उसने अपना सिर उठाया और आत्मविश्वास से पानी के मंडप की ओर कदम बढ़ाए। जब वह पानी के मंडप में पहुंचा, तो वहां की शांति और जल की बहती आवाज ने उसे शांति का एहसास कराया। उसने आकाश की ओर देखा, चांदनी में चमकते तारों को निहारते हुए अपने दिल में एक गहरी जगह की तलाश की। बिग पर यहाँ, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। उसकी आंखों में 7 तारों की रोशनी चमक रही थी और जैसे ही उसने हाथ लहराए, पवित्र आत्मा के पत्थर एक एक करके जमीन में घुस गए,
जैसे वे वहां पहले से ही थे, लेकिन अब अदृश्य हो गए थे। जुओ फैन ने एक लंबी सांस ली और अपने हाथों की गतिविधियां धीमी कर दी। अब रास्ता साफ है, उसने खुद से कहा। अगर वे इसे समझ पाते हैं तो वे पकड़ सकते हैं, लेकिन मेरा रास्ता अब बाहर है। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, फिर अपना सिर घुमा और पानी के मंडप की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई भी संकोच नहीं था, केवल दृढ़ निश्चय था। फिर उसने अपने कदम उठाए और आकाश में उड़ने लगा। चांदनी की रोशनी में उसका रूप और भी स्पष्ट हुआ, और जैसे ही वह हिलते हुए हाथों से पवित्र आत्मा पत्थर को छोड़ रहा था, वे पानी के मंडप में बारिश की बूंदों की तरह गिरने लगे और फिर गायब हो गए। अगले घंटे में 3 महत्वपूर्ण स्थानों पर जुओ फैन की शक्ति महसूस की जाने लगी थी। वहीं दूसरी ओर शांगुआन फेन एक अंधेरे कमरे में खड़ा था, अपनी स्थिति से चुपचाप और स्थिर, किसी हमलावर की प्रतीक्षा कर रहा था। वह जानता था कि कोई न कोई अंततः आएगा, लेकिन वह फिर भी सोच रहा था कि क्या उसके पास पूरी जानकारी थी। छोटा तीसरा बेटा, छोटा तीसरा बेटा। अचानक एक महिला की आवाज सुनाई दी, चिंतित और घबराई हुई। वह नाम धीरे से पुकार रही थी, जैसे रात की शांति में किसी परछाई की प्रतीक्षा हो। जुओ फैन का शरीर कांपते हुए रुक नहीं पाया जब उसने गुरु की आवाज सुनी। उसकी उंगलियां थोड़ी सी थमी और उसकी भौहों में एक घनी सिकुड़न आई। उसका दिल जैसे अचानक धड़कने लगा। यह लड़की यहाँ क्यों आई? उसने सोचा। क्या शांगुआन परिवार ने इन युवा पीढ़ियों को पहले ही पीछे नहीं हटा दिया था? लेकिन जल्द ही जुओ फैन ने अपने हाथों को फिर से एक साथ हिलाना शुरू कर दिया और अपना ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित किया। उसका चेहरा अब शांत था, एक गहरी उदासीनता से भरपूर। अगर तुम्हारे पास स्वर्ग का रास्ता है तो तुम वहां क्यों जा रहे हो? यहां अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं है, और तुम जानते हो कि यह सही जगह है, फिर भी तुम दौड़ते हुए आ रहे हो। क्या यह खुद को मौत के घाट उतारने जैसा नहीं है? उसने हल्के से हंसी के साथ विचारों को दूर किया और फिर से हाथों की गति बढ़ाई। क्या लड़की है? वह मुस्कराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई सुकून नहीं था, केवल एक तीखी चिढ़ थी। छोटा तीसरा बेटा, छोटा तीसरा बेटा। महिला की आवाज अब और पास आ रही थी, लेकिन तभी एक पुरुष की आवाज ने उसे रोका। चचेरे भाई, चुप रहो। शाही महल के पहरेदारों को सावधान कर सकते हो, हमें गारंटी नहीं दे सकते कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। समझ गया चचेरे भाई। शांगुआन लाइट स्मोक ने सिर झुकाया, लेकिन उसकी आवाज अब भी हल्की बेचैनी से भरी हुई थी, और वह बार बार उसी नाम को दोहराते हुए कह रहा था, छोटा तीसरा बेटा, छोटा तीसरा बेटा। उसकी बातों में अब भी चिंता थी, जैसे वह किसी अनजानी छाया से घबराया हुआ हो। फिर वह स्थिर हो गया। जुओ फैन को पानी के मंडप के ऊपर तैरते हुए देखा, हाथों से पवित्र आत्मा के पत्थर को बाहर निकालते हुए, और उसकी चाल एकदम ठहर सी गई। शांगुआन यूलिन ने उसे देखा और उसकी आंखें एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। यह बच्चा क्या कर रहा है? वह बेमन से सोचने लगा, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा को छिपा नहीं सका। जुओ फैन ने शांगुआन को एक हल्की नजर से देखा, फिर अपने काम में पूरी तरह से खो गया। गु, मिस्टर गु? शांगुआन यूलिन ने संकोच करते हुए पूछा। उसका चेहरा अब थोड़ी घबराहट में था। तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम शाही राजधानी नहीं गए थे, सैकड़ों मील दूर? जुओ फैन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी हाथों की गति बनाए रखी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी एकाग्रता थी, जैसे वह पूरी दुनिया से अनजान हो। शांगुआन यूलिन की घबराहट अब बढ़ रही थी। क्या वह सब कुछ जान चुका है? उसने सोचा। क्या बेली जिंगवेल ने उसे बता दिया? जुओ फैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई, चचेरे भाई, क्या तुम नहीं जानते कि मैं यहाँ क्यों हूँ? उसकी आवाज में एक अपार आत्मविश्वास था, लेकिन उसमें कोई भी धमकी नहीं थी, बस एक चंचल खेल जैसा लहजा था। मैं कैसे जान सकता हूँ? शांगुआन यूलिन ने घबराते हुए कहा, लेकिन उसके भीतर अब तक एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ बेहद महत्वपूर्ण और भयानक उसे समझ में आ चुका हो। हे। जुओ फैन ने हंसते हुए कहा, चचेरे भाई, तुम्हारी बेशर्मी तो अभूतपूर्व है, और तुम्हारे इन शब्दों के पीछे कोई भी मंशा छुपी हुई नहीं है। तुम सच में तो जैसे खुद को ही पहचानने से डरते हो। क्या तुम्हें यह सब कैसे पता चला? शांगुआन यूलिन के चेहरे पर हड़बड़ाहट साफ दिखाई दे रही थी, और वह अवाक हो गया। ये 4 शब्द जो जुओ फैन ने कहे थे, वे पुराने शैतान से जुड़े हुए थे, और इस समय उसे एहसास हुआ कि शायद वह सचमुच सब कुछ जान चुका था।
जुओ फैन ने अपने सिर को हल्का सा झुकाया और मुस्कुराया। फिर शांगवान किंगयान की ओर मुड़ते हुए कहा, अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो यहाँ से तुरंत चले जाएं। अगर आप हर एक बात जानना चाहते हैं तो आप यहीं रह सकते हैं, लेकिन तब आपकी जान भी साथ चली जाएगी। क्या हो रहा है? शांगवान किंगयान ने उसकी आंखों में गहरी दहशत देखी, लेकिन उसकी आवाज में फिर भी उलझन थी। जुओ फैन के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखों में गहराई और रहस्य थे, जैसे वह किसी रहस्यमय संसार से जुड़ा हुआ हो जिससे बाहर कोई नहीं निकल सकता। इस समय शांगवान किंगयान को लगा जैसे वह घने कोहरे में खो गया हो। उसकी आंखें अब जुओ फैन के रूप को धुंधला महसूस कर रही थीं। उसकी आंतरिक बेचैनी ने उसे और भी घबराया हुआ बना दिया। लेकिन इसके विपरीत शांगुआन युलिन के चेहरे पर जो तनाव था, वह एक पल में हर किसी को बेमन से कुछ सोचने पर मजबूर कर गया। उसकी आंखें किसी गहरे रहस्य की ओर देख रही थीं। चचेरे भाई, क्या हो रहा है? शांगुआन किंगयान ने हैरान होकर पूछा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। मैं कैसे जान सकता हूं? उसकी बातों पर ध्यान मत दो। शांगुआन युलिन ने अपनी आंखें घुमाईं, एक हल्की घबराहट के साथ। उसकी आंखें अब जुओ फैन को शून्य में घूर रही थीं। वह सोच रहा था कि इस लड़के के पास कितने रहस्य छिपे हैं जो शायद वह अब तक जान नहीं सका। लेकिन अब उसे पता था कि उसे एक कदम पीछे हटना चाहिए या फिर उसकी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। उसकी आंखों में संकल्प था, एक दृढ़ता कि वह चुप नहीं रह सकता था और उसे किसी भी हालत में जुओ फैन को शांत नहीं होने देना चाहिए। सोचते हुए शांगुआन युलिन ने अपनी आंखें संकुचित कर ली और फिर अचानक से जुओ फैन की ओर दौड़ा। उसकी आंखों में संघर्ष था, लेकिन उसका इरादा एकदम साफ था। उसने गुस्से में जुओ फैन पर हमला करने का फैसला किया ताकि उसकी योजना पूरी तरह से साकार हो सके। गुयीफान, तुमने शांगुआन परिवार को धोखा दिया है। वह जुओ फैन की ओर चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज में अब कोई भी डर नहीं था, सिर्फ एक ठोस संकल्प था। तुम इससे बच नहीं पाओगे। चचेरे भाई, मत करो। शांगुआन किंगयान ने चौंकते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शांगुआन युलिन का फैसला बिल्कुल स्पष्ट था। उसका मन अब इस बात में था कि उसे किसी भी हालत में अपने रास्ते में आ रही किसी भी रुकावट को हटाना था। जुओ फैन ने बेतहाशा हमले को देखा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह शांत था, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। उसका ध्यान अपने काम पर था, जैसे उसने शांगुआन के इरादों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया हो। जैसे ही शांगुआन युलिन ने मुक्का मारा, वह एक तेज गूंज के साथ हवा में फट गया, लेकिन जुओ फैन ने अपनी गति में कोई रुकावट नहीं आने दी। उसकी आंखों में एक खामोशी थी जो किसी भी बाहरी आक्रमण से अनभिज्ञ थी। उसकी मुस्कान में कोई डर नहीं था, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास था जो उसे कभी भी और कहीं भी खोने नहीं देता था। तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? जुओ फैन ने अपनी आंखें उठाईं और उसकी आवाज में एक हल्की सी मखौल थी। तुम और तुम्हारी योजना, ये तो बस एक और भ्रम है। शांगुआन युलिन के चेहरे पर डर के साये फैल गए, लेकिन वह अब तक ये नहीं समझ पाया था कि वह किससे सामना कर रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी असमंजस थी, जैसे वह ये नहीं जान पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तुम्हें नहीं पता, जुओ फैन ने फिर कहा। उसकी आवाज में अब कोई भी संकोच नहीं था। तुमने जो किया है वह केवल तुम्हारे लिए और भी अधिक दुख लाएगा। फिर जैसे ही शांगुआन युलिन के भीतर संदेह और घबराहट फैली, जुओ फैन ने एक अंतिम कदम बढ़ाया और उसकी आवाज में हल्की सी ताकत थी। अब तुम समझोगे सही क्या है। शांगुआन युलिन ने अब तक जो छुप ही सोचा था, उसे पूरी तरह से नकार दिया। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में भयंकर दहशत थी और वह अपनी पूरी ताकत के साथ समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या क्या हो रहा है? उसने सन्नाटे में पूछा। उसकी आंखों में भ्रम और असमंजस थे। जुओ फैन के सामने खड़ा होकर वह पूरी तरह से बिखर चुका था, जैसे वह किसी अज्ञात ताकत से जूझ रहा हो। जुओ फैन ने अब अपनी आंखें शांगुआन की तरफ मोड़ी और एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज में अब कोई भी घबराहट नहीं थी। वह एक चुटकुला जैसा बोला, तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम बस एक चरण पीछे हट जाओ और सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज का असर शांगुआन युलिन पर हुआ। वह घबराया हुआ था, लेकिन वह अब समझ रहा था कि वह किससे जूझ रहा था और उसे सच में एक कदम पीछे हटना था। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपका हर एक समर्थन मुझे और बेहतर बनाने और नए रोचक कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। आपका प्यार ही मेरी असली ताकत है।